एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यानी किस जानवर के लिए सिमलीपाल आपका प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल किसके लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे सिमलीपाल अगर पूछा जाए आपसे है कहाँ, तो सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा राज्य में, ठीक है। और ये हाथी, बाघ, ठीक है, इन सारे चीज़ों के लिए, सांभर, हिरन, इन सभी चीज़ों के लिए फेमस है। लेकिन सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए फेमस है, तो हाथी के लिए। अगला क्वेश्चन है, नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? कहाँ है पूर्वी कमान नौसेना का? पूर्वी कमान है विशाखापत्तनम, ठीक है। नौसेना, अगर भारतीय नौसेना का मुख्यालय पूछा जाए तो ये नई दिल्ली में है और इसको टोटल 3 कमानों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। कौन कौन सा है? पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। और नॉर्थ में तो आप जानते हो समुद्र है नहीं, तो वहां पे तो नेवी होगा नहीं, इसलिए 3 कमानों में बांटा गया है। पूर्वी का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापत्तनम। पश्चिमी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और जो सदर्न है, ठीक है, यानी दक्षिणी है, इसका है कोची। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं टोटल 3 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ, ठीक है। और वो 3 देश कौन कौन सा है? वो 3 देश है आपका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। इन 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल का सीमा आपको लगता हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बरसाती नदी है? बरसाती नदी, इन सभी में से बरसाती नदी कौन सी नजर आ रही है आपको? चलिए बताओ कौन सी नदी है? वो नदी है ब्यास, ठीक है। ब्यास नदी जो है यह एक बरसाती नदी है। बरसाती नदी का मतलब क्या होता है? बरसाती नदी का मतलब होता है वैसा नदी जिसको पानी बारिश से मिले, ठीक है। इन सभी में से व्यास नदी है, इसको पानी बारिश से मिलता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है व्यास का? तो व्यास कुंड से हुआ है, ठीक है। रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है कि विश्व का 2.42%, यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिख रहा है 2.43%, ठीक है। तो ये टोटल एरिया है जो विश्व का भारत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? चलिए बताओ। सबसे अधिक MP में है और सबसे कम हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, यानी यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, अगर मताधिकार रहित शेयर का बात किया जाए, यानी नो वोट शेयर का बात किया जाए, यानी वैसा शेयर जिसमें वोटिंग पावर नहीं है, तो उसका क्या खासियत है, क्या उससे फायदा हो सकता है, क्या उसका यूज हो सकता है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है, जल्दी बताओ। नॉन वोटिंग शेयर्स या नो वोटिंग शेयर्स जो होता है उसका क्या क्वालिटी होता है? तो इसमें यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन C, ठीक है। इससे निवेशकों के लिए अधिक लाभांश सुनिश्चित होता है। अब इसको समझ लो थोड़ा सा कि नॉन वोटिंग शेयर्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें शेयर होल्डर को वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है, लेकिन इसका उनको थोड़ा सा फायदा भी मिलता है कि जितना भी उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, सबसे पहले उनको दिया जाता है, उसके बाद वोटिंग मेंबर्स को दिया जाता है। वोटिंग मेंबर्स का मतलब क्या हो गया कि कोई भी मैनेजमेंट का फैसला होगा वहां पे इनको वोट देने का अधिकार होता है अपने शेयर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो वोटिंग शेयर्स होते हैं उनका जो शेयर होल्डर होता है उनको बाद में डिविडेंड वगैरह जो भी उनका शेयर बनेगा, जो भी उनका प्रॉफिट बनेगा वो बाद में मिलता है, लेकिन नॉन वोटिंग वाले को पहले मिल जाता है। तो ये इनको फायदा होता है, ठीक है। और
जितना इनको डिविडेंड मिलता है उसमें जो डिविडेंड का रेशियो है वो थोड़ा सा इनका ज़्यादा रहता है नॉन वोटिंग वाले का। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा गलती कर बैठते हो। कई बार आप सबसे बड़ा महाद्वीप देखते हो और एशिया मार के निकल जाते हो। यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप और वो है अफ्रीका। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान है अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेज बहादुर सप्रू ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तेज बहादुर सप्रू ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सभी में? किसमें भाग लिया था? तो तेज बहादुर सप्रू ने सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दो ऐसे लोग हुए जिसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो हैं कौन? तेज बहादुर सप्रू और दूसरा भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? कहाँ के थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे। ये एक जर्मन चिंतक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चर्चित पुस्तक डिवाइन लाइफ किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? डिवाइन लाइफ किस महान पुरुष के द्वारा लिखा गया है? अब यहाँ पे भी गलती करने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो है लाइफ डिवाइन और यहाँ पे पूछा गया है डिवाइन लाइफ। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा कंसस नहीं रहोगे तो गलत करके आ जाओगे। तो डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया है, वहीं पे लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान देना आपको, ये डिवाइन लाइफ है और इसके राइटर हैं शिवानंद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ध्यान देना है आपको, भारतीय पर्यटन दिवस पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाता तो ये होता 27 सितंबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर भारतीय पूछा गया है इसका मतलब भारत में, और भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कारोबार में वार्षिक नकदी उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाता है? वार्षिक नकदी उत्पादन, तो नकदी उत्पादन कैसे प्राप्त करते हैं? तो जितना भी कैपिटल कैश के रूप में इनफ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल ग्रॉस इनफ्लो। तो इनफ्लो जितना हो रहा है उन सभी को हम लोग नकदी उत्पादन के तौर में लेते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है ऑप्शन आपका सही? आपका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, व्यवसायिक क्रियाकलाप में धन का सकल अंतर्वाह यानी ग्रॉस इनफ्लो प्राप्त करके आप किसी भी कारोबार में वार्षिक नकदी उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दक्षिण गंगोत्री? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। क्या है दक्षिण गंगोत्री? तो ये भारत का एक वैज्ञानिक केंद्र है यानी रिसर्च सेंटर है जिसको अंटार्कटिका में बनाया गया था। ठीक है, और इसको शायद 1984 में बनाया गया है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कब बनाया गया था। ठीक है, तो 1984 में इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ताप विद्युत घर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ताप विद्युत घर कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में इसको 1920 में स्थापित किया गया था हैदराबाद के निजाम के द्वारा। और इसका क्या नाम था? इसका नाम था हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। क्या नाम था? हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट। अगला क्वेश्चन है, पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्य शासकों का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र कौन सा था? यह था मदुरै। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक ओजोन आपको समताप मंडल में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में कौन है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय। अब तो ये क्वेश्चन पढ़ के तो आपको आसान लगा होगा और आप सब तकसीला ढूंढ रहे होगे ऑप्शन में, लेकिन यहाँ तो तकसीला है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उत्कल विश्वविद्यालय। ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित एक विश्वविद्यालय है और अगर उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में सबसे पुराना यही है। ठीक है, और भारत में इसका 17वां स्थान था। तो आपको याद रखना है इन चारों ऑप्शंस में से सबसे पुराना उत्कल ही है। अगला क्वेश्चन है, दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे।
दास प्रथा से संबंधित गवर्नर जनरल कौन है इन चारों में से? कौन है? वो है एलन ब्रो। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब हुआ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1843 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखकर इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए किस चार्टर के अधिनियम के तहत, ठीक है, ये दास प्रथा को अंत किया गया था, तो ये हो जाएगा 1833। ये मैंने पहले ही बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए किस चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त किया गया, ये है 1833, लेकिन कब किया गया? 1843 में। ठीक है, गवर्नर जनरल उस वक्त कौन था? एलन ब्रो। एलन ब्रो का कार्यकाल क्या है? 1842 से 44। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण, भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण कैसे चुने जाते हैं, ये आपको बताना है। कैसे चुने जाते हैं? तो उनको प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये कंपनी अधिनियम क्या है? ये है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो उन लोगों का था, वो सब चीज समाप्त कब हो गया? 1858 में। ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद 1858 में शासन सत्ता जो है वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीयों में से किसे भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान किया गया था? तो भारत का पहला पायलट लाइसेंस किसको प्रदान किया गया था? ये किया गया था JRD टाटा को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीयों में से किसने मोटरसाइकिल पर विश्व भ्रमण किया था? मोटरसाइकिल पर किस भारतीय ने विश्व भ्रमण किया था? कौन है वो? वो है भारद्वाज दयाल। ठीक है, ये एक भारतीय है जिन्होंने मोटरसाइकिल पर पूरा विश्व का भ्रमण किया। अगला क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध? तो यहाँ पे देखो आपके ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कब हुआ था। तो ये कोई एक साल का तो युद्ध था नहीं, नाम है इसका सप्तवर्षीय, यानी 7 साल तक चला था। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको ये देखना है कि कब इसका स्टार्टिंग कब था। कब हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 1756 में, और 1756 से आप 7 साल जोड़ लो तो आपका आएगा 1763। ठीक है, तो 1756 से लेकर 1763 तक ये सप्तवर्षीय युद्ध चला था। क्लियर? अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे भानु अथैया। भानु अथैया को सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? व्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? क्या है? मैंने अभी शायद ऊपर भी मैंने बताया था, व्यास कुंड से इसका उद्गम हुआ है। तो ये कुंड है, इसको आप ये बोल सकते हो, नाम तो नहीं लेकिन ये कुंड है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? वित्त आयोग का मेन फंक्शन यहाँ पे भारत में क्या है? क्या है वित्त आयोग का? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने वाला काम जो है वह वित्त आयोग का होता है। अगला क्वेश्चन है वह एजेंसी कौन सी है जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडित तथा मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया है? जल्दी बताओ, वह एजेंसी कौन सी है? तो वह एजेंसी है विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय। ये निरीक्षण नहीं है, निरीक्षण। ठीक है, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय। इसका काम क्या है? इसका काम है विभिन्न कृषि उत्पादों को ग्रेडित करना और उसको स्टैंडर्डाइज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? आसान सा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने वन लाइनर में भी करवाए हुए हैं। ठीक है, वन लाइनर जो भी आप लोगों में से जो भी वन लाइनर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हो तो जरूर किया करो, क्योंकि वहाँ पे देखो 15 से 20 मिनट का वो सेशन होता है, लेकिन जितने भी बेसिक क्वेश्चन है ना सब वहाँ पे मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, वो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर किया करो। तो यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर, तो इसको किसने बनवाया था? इसको अवंती वर्मन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस एक चिल्का झील प्रसिद्ध है? किस लिए चिल्का झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है, और ये
सफेद झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झींगा मछली आप दो तरह का देखते हो, एक आपका पिंक कलर का, जनरल जो इनका क्वालिटी है वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सफेद झींगा जो जनरली हम लोग के इधर भी आपको सफेद वाला ही झींगा मिलता है। ठीक है, हमारे इधर, और वो साइज में थोड़ा छोटा होता है सफेद वाला, और पिंक वाला जो होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो सफेद झींगे के लिए फेमस है कौन सा? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, तंजौर पेंटिंग निम्न में से किसके कलात्मक समन्वय का उदाहरण है? तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग तो किसका उदाहरण है तंजौर पेंटिंग? तंजौर पेंटिंग उदाहरण है पेंट, लकड़ी व सिल्क का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है? यह है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से होते हुए भारत में घुसती है और फिर भारत से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है? भारत को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये है विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है? लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किन राज्यों में मिलेगा आपको? किन राज्य में मिलेगा? तो कौन सा राज्य है वो राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिसमें होकर वह बह रही हैं। तो कुछ नदी दिया हुआ है और कुछ शहर दिया हुआ है, तो आपको मैच करना है, जल्दी जल्दी मैच करो। क्या क्या है शहर आपका? रोटरडम, पेरिस, बुडापेस्ट, वाशिंगटन, और नदी है सेन, पोटोमैक, राइन, डेन्यूब। जल्दी से मैच करो, क्या होगा सही आंसर आपका? चलो एक तरफ से मैच करते हैं, अब आपका हो गया होगा। सबसे पहला है आपका रोटरडम, चलो रोटरडम मैं नहीं जानता। दूसरा मैं देखता हूँ पेरिस, पेरिस हम लोग जानते हैं, पेरिस का सीन बहुत अच्छा होता है, तो सेन नदी या सीन नदी वही है। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे है। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। अब बच गया आपका राइन और रोटरडम, तो रोटरडम राइन नदी के किनारे है, या राइन नदी रोटरडम होकर बहती है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। प्राथमिक क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य कृषि से, यानी प्राथमिक क्षेत्र में वो सारे चीज आ जाते हैं जहां से आपका बेसिक सारा चीज, जिसको हम लोग बेसिक रॉ मटेरियल बोलते हैं, वो जहां से आपका आता है वो सब प्राथमिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके लिए क्या है कच्छ का रण? थोड़ा सा यहाँ पे डिम हो गया। कच्छ का रण फेमस है, जल्दी बताओ। कच्छ का रण किस चीज के लिए फेमस है? किसके लिए फेमस है? जंगली गधों के लिए कच्छ का रण फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार, बहुत बार ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर परमवीर चक्र रहता है तो बहुत लोगों को लगता है वही होगा, भारत रत्न रहता है तो लगता है वही होगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या पूछा गया है। अगर भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है, अगर आपका शौर्य, सर्वोच्च शौर्य सम्मान पूछा जाएगा हो जाएगा परमवीर चक्र, और वहीं पे सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यहाँ पे पूछा जा रहा है तो ये कौन सा होगा? ये होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो, आसान सारे ये सब क्वेश्चन है, लेकिन आप जानबूझ के गलती करके आ जाते हो। अगला क्वेश्चन है, कैनॉन शब्द डैश से संबंधित है। कैनॉन शब्द किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो कुछ बांध दिया हुआ है और कुछ नदी दिया हुआ है, आपको मैच करना है किस पर कौन बनाया गया है। मैच करो, क्या है? पहला गांधी सागर, दूसरा है जैकवाड़ी, तीसरा है नागा अर्जुन, चौथा है टेहरी, फिर उधर है भागीरथी, कृष्णा, गोदावरी, चंबल। देखो मैच द फॉलोइंग जब भी आता है आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट में मैं ये प्रॉब्लम देखता हूँ, वो छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, मैं बाद में इसको देखूंगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, बाद में आप देखो अगर टाइम मैनेजमेंट आपका सही है तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन चारों में से चारों आपको आना चाहिए। दो भी अगर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको कर पाओगे। ठीक है, बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं, तो एक बार जरूर इसको देखा करो पूरा। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, एक दो, तो आप छोड़ मत दिया करो। ठीक है,
चलो देखते हैं। गांधी सागर अगर पता होना चाहिए, गांधी देखो इसमें गांधी सागर सबको पता होगा, नागार्जुन पता होगा, टेहरी पता होगा, जैकवाड़ी में कुछ को कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक तरफ से देखते हैं गांधी सागर किस नदी पर बना हुआ है, तो गांधी सागर चंबल नदी पर बना हुआ है। ये वन लाइनर में मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, गांधी सागर है राणा सागर, वो भी आपका चंबल नदी पर ही है। दूसरा है आपका जैकवाड़ी छोड़ देते हैं, नहीं आता है भाई, मुझे भी नहीं आता है, छोड़ दिया मैंने। नागार्जुन किस पर है, कृष्णा पर है। उसके बाद टेहरी है भागीरथी पर। तो बच गया जायकवाड़ी और गोदावरी। ठीक है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा देख लेते हैं। ऑप्शंस में से क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर यहाँ पे ए दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपका ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और ए का डी हो गया। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन यही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह स्थित है? आसान सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली देखना है कि कौन सा पूरब में कौन सा पश्चिम में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इन सब में से अगर देखोगे तो आपको एक ही मिलेगा जो पूर्वी समुद्री तटीय बंदरगाह है, और वो कौन सा है? वो है चेन्नई। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह या हल्दिया बंदरगाह अगर आपको दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए ये नदी का बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट जो है ये रिवरिन पोर्ट है, ये समुद्री बंदरगाह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल कीजिए। अच्छा, आपको कुछ कलाकार दिया हुआ है, किस क्षेत्र से ये जुड़े हुए हैं वो दिया हुआ है, तो जल्दी से मैच करो, क्या होगा आपका सही आंसर? तो यहाँ पे आपका सही आंसर करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। जतीन दास, परवीन सुल्तान, उसके बाद क्या है प्रदोष दास गुप्ता, उसके बाद विलायत खां। इधर है आपका सितार, चित्रकारी, हिंदुस्तानी संगीत और मूर्ति कला। जल्दी मैच करो, कौन किससे संबंधित है, कौन किससे संबंधित है? चलो देखते हैं। जतीन दास ये एक चित्रकार है। ठीक है, ये भी मैंने वन लाइनर में पढ़ा रखा है आपको। जतीन दास क्या है? ये एक चित्रकार है। दूसरा है आपका परवीन सुल्तान, मुझे भी नहीं पता। प्रदोष दास गुप्ता, मुझे भी नहीं पता। विलायत खां मुझे पता है। विलायत खां किस फील्ड से हैं? जल्दी बताओ, अगर किसी को आ रहा है, ये तो आना चाहिए। तो विलायत खां सितार वादक है। ठीक है, तो अब मैंने 2 मैच किया, ए और डी। ए मेरा है 2 और डी है 1। चलो देखते हैं कोई है। ए का 2, तो ये सब तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो सही ऑप्शन तो मुझे यहीं पे नजर आ रहा है, क्या? बी। ठीक है, देखो एक ही मैंने किया और मेरा आंसर हो गया। अगर 2 मेरे साथ रहता तो मैं आसानी से उसको कर पाता, अगर 2 का भी जरूरत पड़ता तो यहाँ से बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 3, यानी परवीन सुल्तान जो है ये हिंदुस्तानी गायिका से संबंधित हैं। ठीक है, और प्रदोष दास गुप्ता जो हैं यह किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं किससे? तो मूर्ति कला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होगा? अक्सर आपने इसका जस्ट उलट पढ़ा है। ठीक है, आपको दे दिया जाता है बैरोमीटर का कंडीशन और पूछा जाता है इस वक्त क्या होगा। तो अभी आप थोड़ा सा उल्टा काम कर लो। क्या होगा? अगर आंधी आ रहा है तो वह सामान्य स्तर से काफी नीचे आपको नजर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर किस उद्योग को कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट उद्योग को कहा जाता है। बेहद आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रियंबक नामक पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में एक गांव है, कहाँ पे? अच्छा, ये है कहाँ? ये नासिक के पास है। ठीक है, नासिक में एक गांव है त्रियंबक, वहीं पे त्रियंबक नामक एक पहाड़ी भी है, और उसी पहाड़ी से आपका कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एसोचैम का विस्तृत रूप क्या है? एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ए और बी। ठीक है, और ये कंफ्यूजन जो है एग्जाम में आपको गलत करवा देता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मुझे याद है पिछली बार मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, एनटीपीसी मेंस का जो आपका एग्जाम हो रहा था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा बचकाना लगता है, पर बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती किया था। उसमें नीति का फुल फॉर्म पूछा गया था, नीति आयोग जो होता है उसका फुल फॉर्म पूछा गया था। और आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बचकाना क्वेश्चन ऑप्शन भी डाला जा सकता है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब देखो 2 ऑप्शन क्या क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बताओ, अच्छे खासे बच्चे, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि हर एक बच्चे का इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है। अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे का या बीएसएससी की तैयारी करते हैं, उनका इंग्लिश बहुत वीक है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम होता है। जो इंग्लिश मीडियम से है, जिनका इंग्लिश का बेस अच्छा है, वो ये सब कर लेते हैं, उनको ये सब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है। लेकिन जनरल स्टूडेंट में बहुत सारा डिफिकल्टी आ जाता है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती किया, किसी ने ऑफ मारा, किसी ने फॉर मारा। तो आपका सही आंसर जो है वो है फॉर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखना है। यहाँ देखो, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दूसरा है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको ये पढ़ के ही लगेगा यार कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं चलेगा उनको, लेकिन लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो वो बी ऑप्शन टिक कर देंगे, और सही भी वही है, ठीक है। आपको याद रखना है, एसोसिएशन नहीं होता यहाँ पे, एसोसिएटेड चैम्बर्स होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस तरह की चीज़ों में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिसे मिस्टर यूनिवर्स से सम्मानित किया गया था। मिस्टर यूनिवर्स से पहली बार किस भारतीय को सम्मानित किया गया? यह है मनोहर एच, ठीक है। इनको 1952 में सम्मानित किया गया था। एक और नाम आपको मिल सकता है, और सेम क्वेश्चन रहेगा लेकिन ऑप्शन अलग रहेगा, और आपका वहाँ पे आंसर क्या होगा? चितेश्वर नातेसेन। क्या नाम है इनका? चितेश्वर नातेसेन। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि इनको 2019 में ही मिला है, और ये करंट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों पहले कैसे हो सकते हैं? पहले भारतीय तो है क्या? देखो, ये जो मिस्टर यूनिवर्स है, ये बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, और अलग अलग इसका कैटेगरी है, ठीक है। तो ये जो मनोहर एच हैं, इनको अमेचर के कैटेगरी में मिला था, और ये चितेश्वर नातेसेन जो हैं, इनको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के तौर पे इनको मिस्टर यूनिवर्स का खिताब दिया गया है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग फील्ड है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय दोनों जगह, ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद रखना है। मैंने दूसरा नाम क्या बताया? चितेश्वर नातेसेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आप सभी जान रहे हो यूएन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अब आपको ये बताना है कि आखिर वो मेंबर्स थे कौन कौन जिनको बनाया गया था। आखिर इनमें ऐसा खासियत क्या था जो इनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया? बेहद अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है आपका सही आंसर? आपका सही आंसर है बी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को ही बनाया गया था परमानेंट मेंबर्स उस वक्त का, ठीक है। और वो 5 मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूके है आपका, उसके बाद यूएस है, उसके बाद रूस है, उसके बाद चाइना है, और फ्रांस है। ये सभी मित्र राष्ट्र थे, ठीक है। और इसमें मित्र राष्ट्रों में से भी सबसे जो बड़े 5 हैं उनको बनाया गया था। क्लियर? अच्छे से याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय। आसान सा क्वेश्चन है। कौन है वो हैं सीवी रमन, जिनको फिजिक्स के फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार मिला भारत के तरफ से, मतलब भारतीय हैं ये, ठीक है, पहले। और कब मिला था? 1930 में इनको ये खिताब मिला था। किस चीज़ के लिए? तो रमन इफेक्ट इन्होंने दिया था उस चीज़ के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, म्यादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो देखो, 3 स्टेज है जब हड्डियों का अलग अलग फॉर्म रहता है, ठीक है। एडल्टहुड में तो आप जान ही रहे हो कितने हड्डी होते हैं? 206। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, यानी वो नवजात शिशु होता है, तो उसके अंदर 300 हड्डी होता है, ठीक है। बाद में ज्वाइंट होते जाता है, थोड़ा थोड़ा फॉर्म अलग चेंज होते रहता है। बाल्यावस्था में आते आते, यानी जब बच्चे चल रहे हैं, यानी आप बोल सकते हो ना, बाल्यावस्था जो आप समझ रहे हो वही बाल्यावस्था है। अब आप लोग बालक अभी हो नहीं, आप लोग अब बन गए हो लड़के लड़कियां, ठीक है। तो बाल्यावस्था में जब नवजात के बाद और बड़े होने से पहले, तो ये स्टेज में 208 हड्डी होता है, ठीक है। ये 300 ज्वाइन होते होते 208 बचता है, और फिर जब एडल्टहुड आपका आने लगता है, ये 208 206 में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? सोडियम क्लोराइड। खाने के नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, पार्वती किस नदी की गौण नदी है? पार्वती किस नदी की गौण नदी है? तो पार्वती किसकी गौण नदी है? यह है व्यास की गौण नदी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। बस आपको एक जो मैंने ट्रिक बताया है, बैजानी हापी नाला, वो आपको याद रखना है, तो किनारों का कलर आपको मिल जाएगा।
किनारों पे कौन सा कलर होता है? ये होता है बैगनी और लाल। बै से बैगनी और लास्ट में लाल होता है, ला, ठीक है, बैजानी है पीना ला। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। तो ऊर्जा का मात्रक किसके समतुल्य होता है ये आपको बताना है। किसके समतुल्य होता है? तो कार्य के समतुल्य होता है, ठीक है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक समतुल्य होता है यानी समान होता है, और वो क्या है? वो है जूल, ये आप जान रहे हो। अगला क्वेश्चन है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आसान सा क्वेश्चन है, किस भाग पे प्रतिबिंब बनता है? तो ये आपका रेटिना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ स्थित है? चैडविक झरना कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है। हीमोफीलिया में क्या होता है? क्या होता है हीमोफीलिया में? तो हीमोफीलिया में रक्त जमता नहीं है, ठीक है, खून जमता नहीं है। जनरली ये पुरुषों में होता है, पर महिलाओं में भी देखने को मिल सकता है। और बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कौन? तो एलिजाबेथ, जो क्वीन अभी हैं। अगला क्वेश्चन है मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ अवस्थित है? मनु का प्राचीनतम मंदिर मनाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए का मूल मात्रक क्या है? डीएनए का मूल मात्रक क्या है? क्या है डीएनए का मूल मात्रक? तो इसका मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। दो ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आंसर है आपका न्यूक्लियोटाइड। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? मीथेन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है? कौन है? वो है फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? बेहद आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पुर्तगालीन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? पुर्तगालीन संस्कृति का अगर बात करेंगे तो भारत में आपको कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा गोवा में। कहाँ मिलेगा? गोवा में पुर्तगाली संस्कृति देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा होगी। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा चौगुनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? तुल्यकाली उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी, ठीक है। तो भारत में सफल प्रथम जियो स्टेशनरी उपग्रह कौन है? जल्दी बताओ कौन है? तो सही आंसर है आपका यहाँ पे एप्पल, ठीक है। ये भारत का पहला जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है विवग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? ये विवग्योर ये इंग्लिश में है, जो बैजानी या पीनाला मैंने अभी बताया था उसी को इंग्लिश में विवग्योर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ये प्रकाश से संबंधित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्न में से कौन है? फ्लाइंग फॉक्स इसको कहते हैं, ये कहते हैं चमगादड़ को। अगला क्वेश्चन है वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? वनस्पतियों में भी जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? जल्दी बताओ किसने किया था? ये किया गया था जेसी बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? इंसुलिन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है? यह है अग्नाशय यानी पेनक्रियास। पेनक्रियास का बीटा सेल से निकलता है आपका। पेनक्रियास में एक है लंगरहंस द्वीप, ठीक है, वहां के बीटा सेल से आपका इंसुलिन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उससे आधी होती है? कौन सी वो धातु है? वो धातु है टाइटेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर क्या होता है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है परम शून्य ताप पर क्या सही है। तो परम शून्य ताप पर क्या होता है? आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीना था? अच्छा, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से गद्दी छीना था। आपको ये बताना है कब छीना था इन्होंने, कब छीना था? ये छीना गया था 1840 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? जागीर के रूप में कांगड़ा इन चारों में से किसको प्रदान किया गया था अकबर के द्वारा? ये बीरबल को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? नागरकोट किले के भीतर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? जहांगीर ने ये करवाया था।
अगला क्वेश्चन है, डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? बहुत बार नाम आपने सुना होगा, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह है गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवन नदी, इसके नाम से कौन जानी जाती है? कौन जानी जाती है? लूनी। लूनी को भारत की लवन नदी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? हाइपरसोनिक यान, इसका सफल परीक्षण भारत ने किया है और ये बन गया है चौथा देश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किए गए हैं? ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर हैं और भारत के लिए व्यापार दूत नियुक्त किया गया इनको। ये हैं, कौन है ये हैं मैथ्यू हेडन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान देना, इस क्वेश्चन में गलत होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस है, शिक्षक दिवस नहीं है। तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और यहीं पे अगर आपसे विश्व शिक्षक दिवस पूछा जाता तो भी आप गलत करते, क्योंकि 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस है, ना कि विश्व में। विश्व में है 5 अक्टूबर। ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व में भारत शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे या इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है? दूसरे विश्व युद्ध का पहला हेरिटेज सिटी किस अमेरिकी शहर को घोषित किया गया है? कौन सा वो अमेरिकी शहर है? वो है विल्मिंगटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में FADA के 35वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? FADA के 35वें अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है विंकेश गुलाटी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020, इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को इसमें शीर्ष स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में अपना नाम बदलकर VI कर लिया है? तो VI, इसको V प्रोनाउंस करते हैं। V किसने अपना नाम बदलकर कर लिया है? ये वोडाफोन आइडिया ने कर लिया है। और अभी तो आप सभी घर पे हो, टीवी जरूर देखते होगे और इस ऐड ने आपको परेशान जरूर किया होगा। बहुत लंबा ऐड है, वी करते रहता है, तो इरिटेशन होता है उस वर्ड से, तो आप सभी को भी जरूर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन व्यक्ति हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष बने हैं? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके नए अध्यक्ष बने हैं कौन? केनिची आयुकावा। ऐसा नाम भी ये लोग रखते हैं ना, लोग ले ना पाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता बना है? F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसका विजेता कौन बना है अभी हाल ही में? जल्दी बताओ कौन है वो है पियरे गैल्सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है उषा पांडे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? कौन बने हैं? अभी हाल ही में बनाया गया इनको, यह है हेमंत खात्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डॉक्टर S प्रज्ञावती का निधन हुआ, वह थी S प्रज्ञावती, ये क्या थी? आपको ये बताना है क्या थी ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी, महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। ठीक है। ये कौन थी? भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? PTI के नए चेयरमैन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन बने हैं? ये बने हैं अविग सरकार। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO बने हैं? साउथ इंडियन बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? कौन है? ये हैं मुरली राम कृष्णन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हुआ है? डेविड कैपेल ये किस देश के पूर्व क्रिकेटर हैं जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? वो हैं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है? भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? ये कौन बनी है? ये बनी है एम वीरा लक्ष्मी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ बने हैं? रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ, यानी ये तो बन गए लेकिन हम लोगों को कुछ और बना गए। कौन है ये? वीके यादव। ठीक है, ये चेयरमैन थे, इनसे अपना एक काम तो हो नहीं रहा था, दूसरा काम इन्होंने और ले लिया। ठीक है, और ये जो प्रोटेस्ट था उसी के कारण उसी दिन ये हुआ, एक न्यू सीईओ घोषित किया गया और बना भी तो कौन? वीके यादव। यानी अब इनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, इसमें भारत को 48वां स्थान मिला है। ठीक है, तो गाइस, तो ये था टॉप 100 क्वेश्चन आकर। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले स्टेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।